हाँ जी, बातें बंद। गुड आफ्टरनून सबको। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे जी। और लास्ट क्लास में हमने सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था। एज पर सेक्शन 30 हमने कोस्ट ऑफ आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन की जो कोस्ट होती है उसके बारे में पढ़ा अंडर सेक्शन 31A। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 17 की इंट्री मेजर्स मांग सकती है पार्टी किससे? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से। एंड सेम इंट्री मेजर्स के लिए पार्टी अप्रोच कर सकती है किसको? कोर्ट को। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है जी, मैंने ओवरव्यू दिया था और मैंने कहा था आप घर से पढ़ के आना। एक बार अभी मैं पढ़ा देता हूं, वैसे आप घर से पढ़ के आए हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। स्टिल एक बार हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कहता है, क्या कहता है? ए पार्टी में, एक पार्टी चाहे तो बिफोर, बिफोर का मतलब बस यही गलती नहीं करनी। यहां पे बिफोर का मतलब पहले नहीं है, बिफोर वर्ड का मतलब यहां पे है सामने। ठीक है जी, कोर्ट के सामने जा सकती है एक पार्टी चाहे तो। ठीक है जी, बिफोर सामने, और ड्यूरिंग, सॉरी यहां पे बिफोर का मतलब यही है जी पहले, और ड्यूरिंग मतलब आर्बिट्रेशन प्रोसेस के दौरान, और एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग द आर्बिट्रल अवार्ड बट बिफोर इट इज एनफोर्स्ड एज पर सेक्शन 36 अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में। अब सुनना, दोबारा से सुन लो एक बार। 36 अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है जी। 36 अभी हम पढ़ेंगे आज, अगर समय बचा तो आज, अन्यथा आने वाले 1-2 लेक्चर्स में हम 36 तक भी पहुंच जाएंगे। 36 ये बताता है कि आर्बिट्रल अवार्ड को कैसे एनफोर्स करवाना होता है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखा है? सेक्शन 9 कहता है एक पार्टी में, मतलब चॉइस है, चाहे तो। बिफोर यानी कि पहले, किससे पहले? प्रोसीडिंग्स शुरू होने से पहले, और ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स यानी कि प्रोसीडिंग्स के दौरान, और एट एनी टाइम या किसी भी समय आफ्टर मेकिंग द आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड एनफोर्स, दैट इज आफ्टर मेकिंग आर्बिट्रल अवार्ड, आने के बाद बट उसके एनफोर्स होने से पहले कहा जा सकते हैं? अप्लाई टू है कोर्ट। यानी कि इन शॉर्ट ऐसा लिखा है, एक पार्टी सेक्शन 9 पावर देता है एक पार्टी को कि वो आर्बिट्रल अवार्ड आने से पहले, या ये कह लो प्रोसीडिंग से पहले, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स के दौरान, या आफ्टर द अवार्ड, अवार्ड आ गया बट अभी एनफोर्स नहीं हुआ है, क्या कर सकते हैं जी? में अप्लाई, किसके सामने अप्लाई कर सकते हैं? बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने अप्लाई कर सकते हैं, या कह लो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, या ये कह लो जज के सामने जा सकते हैं। किस चीज के लिए? सेम वही पॉइंट जो हमने 17 में पढ़े थे। ओवरव्यू दे रहा हूं, 17 भी रिवाइज हो जाएगा और साथ में 9 भी हो जाएगा। क्या कोर्ट में जाकर के कह सकते हैं जी एक गार्डियन अपॉइंट कर दो? किस चीज के लिए? माइनर के लिए, या फिर अनसाउंड माइंड का पर्सन है उसके लिए। या फिर एंट्री मेजर्स मांगे जा सकते हैं कि प्रोटेक्ट करना है जी हमें इंटरेस्ट, किस चीज के रिगार्डिंग? पहला, एक पार्टी कह रही जी प्रिजर्व करना चाहते हैं, या कस्टडी में लेना चाहते हैं, या सेल करवाना चाहते हैं उन गुड्स की जो क्या है? सब्जेक्ट मैटर है किसका? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। या कह लो जिस पर्पस के लिए आर्बिट्रेशन चल रही है, हम क्या चाहते हैं? उसको प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं। दूसरा, सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन। अगर किसी पैसे से रिलेटेड, किसी अमाउंट से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। एक पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है कि जज साहब आप ऑर्डर पास कर दीजिए ताकि इस पैसे को क्या किया जा सके? सिक्योर किया जा सके। क्योंकि हो सकता है दूसरी पार्टी क्या करते जी, इसको बोलो भाई इस पैसे को खर्च कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या नहीं कर पाएंगे जी? इस पैसे को बाद में नहीं यूटिलाइज कर पाएंगे, या जो ऑर्डर आएगा उस अनुसार इसकी पेमेंट नहीं हो पाएगी। सी पॉइंट पढ़ना एक बार अपने आप से। आ गया समझ में? कल भी पढ़ा था कि एक पार्टी कोर्ट में कह सकती है जी हम डिटेंशन, प्रिजर्वेशन या इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी या थिंग की, जो क्या है? सब्जेक्ट मैटर है किसका? डिस्प्यूट का। डिस्प्यूट कौन सा? जो आर्बिट्रेशन में आया है, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस अराइज हो चुके हैं, और चाहे तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी ऑथोराइज कर दो किसको? इन पर्पस के लिए किसी भी पर्सन को कि वो उस जमीन या उस बिल्डिंग में जाए,
ठीक है जी, जो पोजेशन में है या किसी हिस्से पर जा करके क्या करे जी, वहां से सैंपल लेकर के आए ताकि ऑब्जर्वेशन की जा सके, एक्सपेरिमेंट किया जा सके, जो कि जरूरी है इस एविडेंस या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है जी, डन। एंड डी पॉइंट क्या कहता है, इंटरिम इंजंक्शन के ऑर्डर भी ला सकते हो और चाहो तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर भी करवा सकते हो। एंड फिफ्थ, सच अदर इंटरिम मेजर, जो भी कोर्ट को ठीक लगे कि जस्ट एंड कन्वीनियंट है, इक्विटेबल है पार्टीज के लिए, वो वाले ऑर्डर भी पास किए जा सकते हैं। डन। डी पॉइंट में इंटरिम इंजंक्शन, रोक लगाना या अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर, रिसीवर को अपॉइंट करवाया जाता है ताकि रिसीवर सेल करवा सके किसी प्रॉपर्टी को, या ये कह लो उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सके कि उससे जो भी फंड्स वगैरह आने हैं वो रिसीव करेगा और अपने पास रख लेगा या आर्बिट्रेटर को सौंप देगा, ट्रिब्यूनल को, जैसा बोला गया है उस तरीके से। ठीक है जी, हाँ जी। अफोरसेड, ऊपर बताए गए पर्पसेस के लिए लिखा है ना कि एंड द कोर्ट, कोर्ट के पास क्या है जी, पावर है इन सब पर्पस के लिए। अफोरसेड वर्ड का मतलब होता है जो अभी अभी डिस्कस किए गए हैं ऊपर, जिनके बारे में बताया गया है। एंड कोर्ट के पास सेम पावर है ऑर्डर्स पास करने के लिए, फॉर द पर्पस एंड इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर इट, यानी कि कोर्ट के सामने जब ये केस आता है, या ये कह लो कोर्ट के सामने जब भी आमतौर पे केसेस आते हैं, तो उनमें जैसी पावर यूज कर सकता है कोर्ट, सेम उन पावर्स का इस्तेमाल यहाँ पे भी कर सकता है। बोलो भाई, डन। सबसेक्शन 2 ये कहता है, वेयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स अ कोर्ट पासिस एन ऑर्डर फॉर एनी इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन अंडर सबसेक्शन 1, मतलब कि अभी शुरुआत नहीं हुई थी, किसकी शुरुआत नहीं हुई थी, प्रोसीडिंग्स की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले ही एक पार्टी कोर्ट के पास चली गई और कोर्ट ने ऑर्डर पास भी कर दिया है। आई बात समझ में? तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स शैल बी कमेंस्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर और विद इन सच फर्दर टाइम एज द कोर्ट में डिटरमाइन। तो ऐसी सिचुएशन में इंतजार मत करना कि प्रोसीडिंग्स काफी लंबे समय के बाद शुरू होंगी, प्रोसीडिंग्स को 90 दिन के अंदर अंदर क्या कर देना जी, शुरू कर देना, या फिर उतने समय में जो किसने बताया है जी, कोर्ट ने बताया है। एंड अंडर सबसेक्शन 3, वंस द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, मतलब अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बन चुकी है, इसका मतलब क्या है जी, आर्बिट्रेटर आ चुका है, यानी कि शोभित अगर अपॉइंट हो चुका है, तो उसके बाद कोर्ट इस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सेक्शन 17 के तहत जब पावर, सेम पावर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास है, तो आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाओ ना, कोर्ट में क्यों आ रहे हो? हाँ, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर आपको सॉल्यूशन ना दे रहा हो तो आप कहाँ पे आना जी, कोर्ट में आना। तो यही लिखा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनने के बाद कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं करता है। कब? जब तक कोर्ट को यह ना लगे, यानी कि अनलेस द कोर्ट फाइंड्स दैट कि सर्कमस्टांसेस जो एग्जिस्ट करते हैं वो स्पेसिफिक रेमेडी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं सेक्शन 17 के तहत। अंडर सेक्शन 17 एफिशिएंशियस का मतलब कि वहां पे वो रेमेडी नहीं मिल पा रही है। सेक्शन 17 के तहत जब पार्टी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास गई तो वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। जब ये लगेगा तो कोर्ट कह सकता हमारे पास आ जाओ, अनलेस एंड अनटिल आप हमारे पास मत आना। अब कहां जाना जी? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जाना, क्योंकि 17 में वही चीजें बताई गई। ओके जी, डन। 7 से लेकर के 31A तक सारे सेक्शन करवा दिए हैं मैंने, 16 को छोड़ करके। 16 अभी नहीं करवाऊंगा, अभी थोड़ा सा और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होने दो, उसके बाद हम लोग 16 को पढ़ेंगे। कल वाले टॉपिक में यानी कि 30 में, 31 में या 31A में किसी को कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। अभी आईसीएसआई ने जो मॉड्यूल बताया है उसी से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, उसी मॉड्यूल को हम फॉलो कर रहे हैं। और उसमें से अभी तक अगर हम बात करें तो चैप्टर 11 में हमने सेक्शन 31A तक पढ़ लिए हैं। एक सेक्शन अभी है 29A, वो थोड़ा सा वेट करो फिर करवाऊंगा, क्योंकि जिस दिन मैं ये करवाऊंगा उस दिन हो सकता है उस लेक्चर में सिर्फ उतना ही काम हो पाए। ठीक है, अभी हम एक बार आगे बढ़ेंगे। 32 सेक्शन 32, एक बात पूछूं आपसे, आप खुद बता दो। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ,
आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, उसने प्लेस, लैंग्वेज, प्रोसीजर डिसाइड किया, हियरिंग्स हुई, रिटर्न प्रोसीडिंग्स चली, एक्सपर्ट आया, स्टेटमेंट्स हुई, एविडेंसेस हुए, ठीक है जी, अवार्ड आ गया। अब क्या, अब क्या करें इनका, आर्बिट्रेटर का, या इस आर्बिट्रेशन का अब क्या किया जाएगा? खत्म, बंद, पूरी की जाएगी, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी। सेक्शन 32 आपको बताएगा उन केसेस के बारे में, या ये कह लो इस बारे में कि प्रोसीडिंग्स को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, किन किन सिचुएशंस में प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट होती है। एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स shall be terminated by the final arbitral award or by an order of the arbitral tribunal under subsection 2। यानी कि सबसेक्शन 1 ने बोल दिया, सामने देखिएगा कि जैसे ही आर्बिट्रल अवार्ड आ जाता है, जैसे ही क्या होता है जी, आर्बिट्रल अवार्ड आ जाता है, वैसे ही क्या होगा जी, प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट। इतनी बात बोली है, और साथ में बोला या फिर ऑर्डर, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आए एज पर सबसेक्शन 2, तो वैसे भी क्या हो सकता है जी, प्रोसीडिंग्स को खत्म किया जा सकता है। यानी कि सबसे पहला और सबसे मेन कारण कह लो, या सबसे मेन रीजन जिस समय पे प्रोसीडिंग्स खत्म होती हैं वो कौन सा है जी, आर्बिट्रल अवार्ड का आ जाना। वो भी कौन सा, फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड, यानी कि डिस्प्यूट क्या हो चुका है जी, सेटल हो चुका है। तो इसके बाद प्रोसीडिंग्स रोक दी जाएंगी, प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ेंगे। डन। और दूसरी बात क्या बोली, जैसे सबसेक्शन 2 के तहत आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर दे। क्या लिखा है सबसेक्शन 2, तो सबसेक्शन 2 कहता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल पक्का पक्का इशू करेगी एक ऑर्डर, किस चीज का, कि टर्मिनेशन कर दो किसकी, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की। कब कब, इन सिचुएशन में, ए बी एंड सी। पहला, व्हेन द क्लेमेंट विथड्रॉज हिज क्लेम, जब क्लेमेंट विड्रॉ कर ले अपना क्लेम। मैंने शिकायत की थी और मैं ही अपनी शिकायत, दैट इज अपना क्लेम वापस ले रहा हूं कि नहीं आर्बिट्रेटर साहब बस, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो क्या होगा जी, अनलेस द रिस्पोंडेंट ऑब्जेक्ट्स टू द ऑर्डर, मतलब रिस्पोंडेंट यानी कि ये ऑब्जेक्शन ना उठाए, तो द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिकॉग्नाइजेज अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑन हिज पार्ट इन ऑब्टेनिंग अ फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। यानी कि जहां पे क्लेमेंट ने अपना क्लेम ही विड्रॉ कर लिया और रिस्पोंडेंट दूसरी पार्टी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस चीज पे, तो आर्बिट्रेटर क्या करेगी, या कह लो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो क्या करेगी जी, वो इस प्रोसीडिंग्स को खत्म कर देंगे और सेटलमेंट, दैट इज सेटल कर देंगे एक फाइनल ऑर्डर के साथ कि प्रोसीडिंग्स यहाँ पे क्या होती हैं जी, खत्म होती हैं। क्यों, क्योंकि जिसने क्लेम किया था उसने अपना क्लेम वापस ले लिया है, तो अब कोई डिस्प्यूट ही नहीं बचा है। एंड दूसरा कब, व्हेन द पार्टीज एग्री ऑन टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, हम दोनों जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं कि आर्बिट्रेटर साहब बंद करो ना, ठीक है, नहीं चलाना, हमें नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। और अगर हम कह दे जी सेटलमेंट कर लिया, तो भी फिर सेटलमेंट इशू करके आर्बिट्रल अवार्ड क्या कर देंगे जी, प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर सकते हैं। आई बात समझ में। तीसरा, व्हेन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फाइंड्स दैट, क्या, दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रोसीडिंग्स हैज फॉर एनी अदर रीजन बिकम अननेसेसरी और इम्पॉसिबल। ठीक है जी, इसका मतलब किसी और रीजन के कारण ये लग रहा है कि प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। कोई और रीजन क्या हो सकते हैं जी, बताओ, कोई और रीजन क्या हो सकता है, पार्टीज नहीं आ रही हैं, आई बात समझ में, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं बचा डिस्प्यूट का, रिस्पोंडेंट ही नहीं आ रहा डिफेंस में, कोई भी हो सकता है रीजन, या आर्बिट्रेटर को लग रहा है कि प्रोसीडिंग्स चलाने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि डिस्प्यूट इस मोमेंट पे लग रहा है एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई भी रीजन हो सकता है। तो किसी और रीजन के कारण भी क्या किया जा सकता है जी, प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट किया जा सकता है। और जैसे ही प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हुई, यानी कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स ही नहीं होंगी अब, तो आर्बिट्रेटर का क्या होगा, शोभित भाई क्या करेंगे, ये भी चले जाएंगे, इनकी पोस्ट भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, अनलेस 33 या 34 के तहत कोई और काम ना हो। मतलब अभी पढ़ लेंगे। सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 कहता है द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो पोस्ट है, जो ऑफिस है किसका, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, टर्मिनेट से खत्म हो जाएगा, कैसे, विद द टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। हाँ, 33 और 34 सबसेक्शन 4 जरूर ध्यान में रखना। 33 एंड 34 क्या कहते हैं अभी बता दूंगा,
अभी के लिए इतना समझ लो, वैसे अगला यही पढ़ना ही है। 33 ये कहता है कि पार्टी चाहे तो, अगर उन्हें लग रहा है कि आर्बिट्रल अवॉर्ड में कोई करेक्शन करवानी है, कोई गलती रह गई है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ मुद्दे रह गए, तो वो किसके पास आ सकते हैं वापस से? आर्बिट्रेटर के पास, ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन आपा तो क्या कह रहे हैं, जैसे ही प्रोसीडिंग्स खत्म होगी वैसे ही क्या होगा, आर्बिट्रेटर की पोस्ट भी खत्म हो जाएगी, आर्बिट्रेटर भी टर्मिनेट हो जाएगा, फिर किसके पास आओगे? तो बोल दिया उन पर्पसेस के लिए आर्बिट्रेटर को माना जाएगा कि अभी भी वो क्या है जी, आर्बिट्रेटर है, सिर्फ इन पर्पसेस के लिए कि किसी को करेक्शन करवानी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो पूछना चाहते हैं, कोई एडिशनल अवार्ड लेना चाहते हैं, तो उस पर्पस के लिए क्या होगा जी, आर्बिट्रेटर रहेगा, आर्बिट्रेटर को आर्बिट्रेटर माना जाएगा। बाकी सब पर्पसेस के लिए आर्बिट्रेटर अब आर्बिट्रेटर नहीं रहा है हमारी प्रोसीडिंग्स में। ठीक है जी, समझे क्या? बोलो भाई, दोबारा से पढ़ो। फटाफट से पढ़ लो। 32 पढ़ लिया जी। 33 बहुत आसान है। सेक्शन 33 करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड, और साथ में एक और टॉपिक दैट इज एडिशनल अवार्ड। करेक्शन मतलब शोभित जी ने आर्बिट्रल अवार्ड दिया है और मुझे लग रहा है इसमें यह गलती रह गई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ ऐसी गलती दिख रही। इंटरप्रिटेशन, गुड़िया ने, दूसरी पार्टी ने अवार्ड पढ़ा और इसको एक पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा कि इसमें आर्बिट्रेटर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है जी, अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है जी, इनको लग रहा है कि इसका मीनिंग ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, कंफ्यूजन है, ये इंटरप्रिटेशन है। एडिशनल कि पार्टीज को लग रहा है कि हमारे 8 मुद्दों पे डिस्प्यूट थे और 8 में से 2 क्या है जी, इसमें आंसर नहीं किए गए, तो उन 2 पॉइंट्स के लिए एडिशनल अवार्ड मांग रहे हैं। इसके एडिशन में एक और अवार्ड दे दो जिसमें इन 2 पॉइंट्स का आंसर किया गया। समझ गए जी? 33 में इतनी ही बात है, एक पार्टी चाहे तो अगर उसे कोई करेक्शन करवानी है या उसे कोई इंटरप्रिटेशन करवानी है या उसे लगता है एडिशनल अवार्ड चाहिए, तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, आर्बिट्रेटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इस पॉइंट की क्या कर दीजिए, या मुझे करेक्शन करके दो या इंटरप्रिटेशन दे दो, या क्या कर दो जी, एडिशनल अवार्ड दे दो इन पॉइंट्स पे। ओके जी, डन। इतनी सी बात है। डेज आपको याद करने कितने दिन में। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शोभित जी को एक दिन सपना आया या शोभित सोच रहा था सोते सोते कि हाँ वो डिस्प्यूट हो गया, चलो फारिग, फिर इसको याद आया अरे मैंने वो कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं कर दी? क्या आर्बिट्रेटर को खुद को नहीं लग सकता कि मेरे से कोई गलती हो गई है वर्ड में? हो सकता है, नहीं हो सकता? कभी कभी हमें ध्यान में नहीं आता यार टेस्ट में वो आंसर तो लिखना भूल ही गए, वो प्रोविजन तो लिखना भूल ही गए होने के बाद। तो क्या आर्बिट्रेटर खुद से करेक्शन नहीं कर सकता? कर सकता है। बस फिर आपका सेक्शन 33 पूरा है, एक बार पढ़ लेते हैं। करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड और साथ में एडिशनल अवार्ड। सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन अवार्ड आया है वहां से 30 days के अंदर अंदर, अनलेस कोई और टाइम पीरियड नहीं बताया था पार्टीज ने, मतलब पार्टीज ने लिख रखा है 40 दिन, 45 दिन, 60 दिन, तो वो फॉलो करेंगे, अन्यथा कितने दिन, 30 days अप्लाई होगा। क्या कर सकते हैं जी, कह रहे हैं कि पार्टीज ने कोई पीरियड नहीं डिसाइड किया, तो सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 कहता है कि पार्टीज चाहे तो अवार्ड आने के 30 दिन के अंदर अंदर पार्टी, एक पार्टी नोटिस दे करके दूसरी पार्टी को में चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से, प्लीज करेक्ट एनी कंप्यूटेशन एरर, एनी क्लरिकल एरर और एनी टिपोग्राफिकल एरर्स और एनी अदर एरर ऑफ सिमिलर नेचर अकरिंग इन द अवार्ड। एक पार्टी चाहे तो दूसरी पार्टी को नोटिस दे करके कह सकती है
ठीक है जी, कि मैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इसमें कोई ना कोई क्लेरिकल टिपोग्राफिकल कोई भी एरर रह गई है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कैलकुलेशन की गलती है, ठीक है जी, कोई वर्ड यूज नहीं हुआ जिसके कारण अर्थ अलग निकल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना भूल गए हो जी, ये तो लिख दिया इंटरेस्ट पे करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया, ये तो बता दिया यहां से लेकर के ब्याज देना है, लेकिन कहां तक किस दिन तक ये नहीं बताया, ऐसी बातें। एंड इफ सो एग्रीड बाय द पार्टीज, एक पार्टी चाहे तो नोटिस दे करके दूसरी पार्टी को रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि इंटरप्रिटेशन कर दो, एक स्पेसिफिक पॉइंट या एक स्पेसिफिक हिस्सा है जो अवार्ड का, इसमें आर्बिट्रेटर क्या कहना चाहता है ये नहीं समझ में आ रहा, आप इसको समझा दो। आ रही है बात समझ में? ऐसा बोला जा सकता है, समझे क्या? क्लियर? ये सब सेक्शन 1 था, कितने दिन? 30 डेज। कहां से? Arbitral awards. Further, section 33 subsection 2 states that if the arbitral tribunal considers the request made under subsection 1 to be justified, यानी कि अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ भाई सामने वाले ने जो इंटरप्रिटेशन मांगी है या जो करेक्शन के लिए बोला है वो जेन्युइन केस है, तो वो क्या कर देंगे, इट शैल मेक द करेक्शन और गिव द इंटरप्रिटेशन विद इन 30 डेज। 30 डेज कहाँ से? जिस दिन उनको रिक्वेस्ट मिली है, और ये जो इंटरप्रिटेशन दी जाएगी आर्बिट्रल अवार्ड का ही हिस्सा माना जाएगा। ओके जी, डन। आसान है बहुत। 33 ने पावर दी है, पार्टी भी रिक्वेस्ट कर सकती है और ट्रिब्यूनल उसकी रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट करके क्या कर सकते हैं जी, बोलो भाई, करेक्शन या इंटरप्रिटेशन दी जा सकती है। फर्दर सेक्शन 33 सब सेक्शन 3 स्टेट्स दैट क्या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल करेक्ट कर सकती है कोई एरर जो ऊपर क्लोज ए में पड़ी है सब सेक्शन 1 के, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, यानी कि आर्बिट्रेटर खुद भी 30 दिन के अंदर अंदर कोई गलती को ठीक कर सकता है। कौन सी गलती? जो आपने ऊपर पढ़ी है, सेम वैसी मिस्टेक आर्बिट्रेटर खुद से भी क्या कर सकता है जी, करेक्ट कर सकता है। कितने दिनों में? 30 डेज में। ओके जी, 1 2 3 बात करते हैं करेक्शन इंटरप्रिटेशन की। 1 बात करता है पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है, तो 2 कहता है कि ट्रिब्यूनल वैसा कर देगी, और 3 कहता है हाँ ट्रिब्यूनल खुद से भी ऐसा कर सकते हैं। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 33 सबसेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट क्या अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, पार्टीज ने अगर कुछ और एग्री नहीं कर रखा है तो एक पार्टी नोटिस दे करके दूसरी पार्टी को रिक्वेस्ट कर सकता है 30 दिन के अंदर कि मैं ट्रिब्यूनल के पास जा रहा हूं, किस चीज के लिए जी? एडिशनल अवार्ड की डिमांड करने, ठीक है जी, एज टू क्लेम्स प्रेजेंटेड इन प्रोसीडिंग्स बट ओमिटेड फ्रॉम द अवार्ड, उन मुद्दों के लिए जो हमने पेश तो किए थे, कहां पे? बोलो भाई, आर्बिट्रेशन में, प्रोसीडिंग्स में, बट उनका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। ओके जी, और आपकी रीडिंग स्किल्स अगर आप देखेंगे धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, क्योंकि मैंने अभी ये चारों सबसेक्शन करवाए हैं, तो मैं डायरेक्ट इनकी हिंदी बता रहा हूं कि इस पॉइंट का ये मतलब है, जबकि पहले मैं हर पॉइंट को इंग्लिश में फिर हिंदी में बताता था। धीरे धीरे ये चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप होती जा रही है। अब आप आंखों से देख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई एक लाइन, और कानों से सुन रहे हो उसकी हिंदी, और आपका माइंड प्रोसेस कर रहा है। ये रीडिंग स्किल्स होती हैं जो आपकी इंप्रूव हो रही हैं धीरे धीरे। सबसेक्शन 5 कहता है कि सेम वही बात जैसी सबसेक्शन 2 में पड़ी थी कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये रिक्वेस्ट जो की गई है सबसेक्शन 4 में, यानी कि एडिशनल अवार्ड की, ये जस्टिफाइड है, सच्ची और अच्छी है, तो आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया जाएगा। कितने दिनों में? 60 डेज में। यहां पे ये चेंज है जी, अभी तक 30 डेज आ रहे थे, लेकिन आर्बिट्रल अवार्ड अगर एडिशनल है तो वहां पे कितने दिन है जी? 60 डेज है। समझ गए भाई? डन। सबसेक्शन 6 कहता है आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल में एक्सटेंड, चाहे तो, इफ नेसेसरी, जरूरी लगा तो ये टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। कौन सा टाइम पीरियड? जिसमें इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं सबसेक्शन 2 के तहत, या एडिशनल अवार्ड दे रहे हैं सबसेक्शन 5 के तहत। यानी कि ट्रिब्यूनल को लगता है जी 30 डेज में हम करेक्शन या इंटरप्रिटेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, और लग रहा है 60 डेज में हम एडिशनल अवार्ड नहीं दे सकते हैं, तो भी टाइम पीरियड क्या कर सकते हैं जी? बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में? बोलो भाई। उठ जाओ, भानु के पीछे जो बच्चा बैठा जी, क्या पढ़ाया है? हाँ क्या? मत करो कोशिश, आपको नहीं आता है, और उसका कारण मैं क्लास में बहुत बार बता चुका हूं।
मैं हमेशा कहता हूं जब मैं पढ़ाऊं तो मेरी तरफ या स्क्रीन की तरफ देखो, और लग रहा है मेरी तरफ नहीं देखना तो सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखो। आप इधर उधर देखोगे ध्यान हट जाएगा। अब कंसिस्टेंटली, मैंने पहले इसीलिए नहीं टोका कि मैं देखना चाह रहा था कब आप वापस आओगे जिन ख्यालों में आप जा चुके हो। जब नहीं आए तो मैं अब ला रहा हूं खींच के। क्या देख रहे हो भाई, पंखे को, लाइट को? क्या सोच रहे हो कि मैं भी एक दिन ऐसी लाइट और पंखे लगवाऊंगा घरों में? है भाई? क्यों देखने हैं लाइट और पंखों को? क्या मिल रहा है? चला गया ना 33। इसीलिए कहता हूं थोड़ा भी ध्यान मत हटाया करो। जैसे ड्राइविंग के समय कहते हैं ना, सावधानी हटी, यहां वैसी ही कहानी है भाई। नजर हटी, हाँ ठीक है जी, सेक्शन 33 घटी है। अब क्या करोगे आप इस चीज को सुधारने के लिए? हाँ जी, यूट्यूब से। और कहां से? हाँ जी, कर लेंगे, कल सुना दोगे? ठीक है जी। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा याद रहे, अन्यथा आप मुझे याद दिला देना, सर आज मुझे सेक्शन 33 सुनाना है। ओके? और नहीं दिलाओगे तो आपको पता ही है। ठीक है जी, बहुत है यहाँ। ठीक है जी, जिनको दूसरों के रेल बनते देखना पसंद है। ठीक बात है ना रोबिन भाई? ठीक है जी, खुद की। बैठ जाइए। सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 कहता है पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है करेक्शन इंटरप्रिटेशन के लिए। 2 कहता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इस रिक्वेस्ट पे क्या करेगा जी? करेक्शन इंटरप्रिटेशन कर देगा। 3 कहता है अपने आप से करेक्शन कर सकते हैं। क्या अपने आप से इंटरप्रिटेशन करेगा आर्बिट्रेटर? है शोभित ये सोचेगा, ओह हो सकता है सर को इस लाइन का अर्थ ना समझ में आ रहा हो, मैं जाता हूं और इंटरप्रिटेशन करके आता हूं। ऐसा नहीं होता है, करेक्शन होता है। ठीक है जी, आप देखेंगे तो करेक्शन लिखा है। 4 कहता है पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है एडिशनल अवार्ड की। 5 कहता है एडिशनल अवार्ड दिया जा सकता है 60 डेज में। और 6 कहता है जी ये टाइम पीरियड 30 और 60 वाला एक्सटेंड किया जा सकता है। समझ गए भाई? और 7 क्या कहता है कि अब अगर एडिशनल अवार्ड दिया जा रहा है या इंटरप्रिटेशन के लिए अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है जी, करेक्शन नहीं लिखा है क्योंकि करेक्शन तो उसी अवार्ड में होगी, जबकि इंटरप्रिटेशन या एडिशनल होगा तो नया अवार्ड आता है, उसको भी ठीक वैसे ही बनाना है। कैसे? जैसे सेक्शन 31 के तहत बनाते हैं, यानी कि डेटेड, स्टैम्प्ड, साइन, रिटर्न, रीजन, डेट, प्लेस, बाकी आप सबको पता है। डन? डन? ओके जी, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? 34 आपने पहले भी पढ़ा है, याद आ रहा है? चैलेंज प्रोसीजर, चैलेंज करो ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल नहीं सुनती है तो इंतजार करना, एक दिन आर्बिट्रल अवार्ड आएगा और आप उसको सेट असाइड करवा सकते हो। ये आपका होमवर्क है। सेक्शन 34 पूरा पढ़ के आना है कि कब कब सेट असाइड करवाया जा सकता है। और इसमें आप ये एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 स्किप कर सकते हैं, बाकी खुद से पढ़ के आना है। ये आपका होमवर्क है यहां तक। ठीक है जी, अभी के लिए इतना डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।